फिल्म की शुरुआत होती है न्यू दिल्ली में चल रहे यूनाइटेड नेशन की ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस से। यहाँ एक वैज्ञानिक जिसका नाम है जैक हॉल अपने स्पीच में किसी शीत युग के बारे में बताता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम होगा। जैक बताता है कि आने वाले 100 सालों में एक ऐसा समय आएगा जब हर चीज बर्फ में बदल जाएगी। कॉन्फ्रेंस के बाद जैक टेरी रैप्सन से मिलता है जो कि नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक वैज्ञानिक है। ये दोनों अपने शोध के बारे में बातचीत करते हैं। अगले कुछ हफ्तों में दुनिया में कई जगह पर अचानक मौसम बदलने लगता है। जापान में अचानक आसमान से बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं जिससे कई लोगों की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ स्कॉटलैंड में स्थित टेरी रैप्सन की लैब में उसके कंप्यूटर में समुद्र की कुछ जगह तापमान में भारी गिरावट दिखाई देता है। ये गिरावट इतनी ज्यादा थी कि वहां मौजूद सभी कम्युनिकेशन सिग्नल जम गए थे। अगला सीन वाशिंगटन डीसी का है जहां जैक अपने बेटे सैम को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहा है। सैम न्यूयॉर्क में कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। सैम अपने डैड से नाराज है क्योंकि जैक अपने काम के कारण अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाता। जैक उससे कहता है कि जब वो रिटायर हो जाएगा तो पूरा टाइम उसके साथ बिताएगा। सैम अपनी दोस्त लोरा और ब्रायन के साथ न्यूयॉर्क पहुंचता है। टैक्सी से उतरते ही वो देखता है कि बहुत सारे पक्षी वेस्ट की तरफ उड़ान भर रहे हैं। रात के समय टेरी जैक को कॉल करता है और बताता है कि तुम्हारा कहना सही था, शीतयुग की शुरुआत हो चुकी है। समुद्र के कई हिस्सों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। टेरी जैक को कहता है कि जल्दी ही सब कुछ खत्म होने वाला है। यहाँ एक कैलिफोर्निया स्थित वेदर मॉनिटरिंग सेंटर को दिखाया जाता है जहाँ टेक्नीशियन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा होता है। तभी वहाँ एक कॉल आता है जिससे पता चलता है कि एलए में भयंकर बारिश और तूफान आया है। वो अपने बॉस को कॉल करता है और बताता है कि हमें बाउंडर के बारे में चेतावनी देनी होगी, पर यहाँ काफ़ी देर हो चुकी थी। बाउंडर शहर में घुस जाता है और भयंकर तबाही मचाता है। वाशिंगटन डीसी के ग्लोबल चेंज ऑफिस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। वहाँ बैठे लोग इस पर चर्चा करते हैं। जैक भी वहाँ मौजूद होता है। जैक बताता है कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलने वाली बर्फ के कारण हो रहा है, जिसके चलते समुद्र के तापमान में भारी गिरावट आई है और ये एक शीत युग का प्रारंभ है। अगले सीन में जैक वाइस प्रेसिडेंट से मिलता है और समझाने की कोशिश करता है कि हालात बहुत ज़्यादा खराब होने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उत्तरी इलाकों से निकाल लिया जाए। पर वाइस प्रेसिडेंट उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। यूके के अंदर भारी मात्रा में बर्फबारी होने लगती है। 3 हेलीकॉप्टर्स को रॉयल फैमिली के बचाव के लिए भेजा जाता है। रास्ते में हेलीकॉप्टर से एक बाउंडर की चपेट में आते हैं जहां अचानक तापमान गिरने के कारण इंजन जम जाते हैं और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं। एक पायलट हेलीकॉप्टर से बचकर निकलने की कोशिश करता है पर बाहर निकलते ही उसका पूरा शरीर जम जाता है। मैनहट्टन में सैम और उसके दोस्त वापस डीसी आने की कोशिश करते हैं पर सारे रास्ते जाम हो चुके थे। शहर के बाहर निकलने के लिए तीनों पैदल चलने लगते हैं। अचानक भयंकर सुनामी शहर में एंटर करती है। सैम और उसके दोस्त भागकर एक नेशनल लाइब्रेरी में घुस जाते हैं। पानी अपने साथ बहुत से लोगों को बहा ले जाता है। दूसरी तरफ टेरी जैक को कॉल कर बताता है कि यूरोप में हवा जमने लगी है, जिसके कारण ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुए थे। जैक रिसर्च करता है जिससे पता चलता है कि ये तूफान यूएस में भी बहुत जल्द घुसने वाला है। उनके पास सिर्फ 48 घंटे हैं जिसके बाद सब कुछ बर्फ में बदल जाएगा। इधर सैम लाइब्रेरी में फ़ोन ढूंढने लगता है। वहाँ किसी भी मोबाइल का कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। उसे पता चलता है कि नीचे एक पुराना फ़ोन है। सैम नीचे वाले फ्लोर में जाता है और पानी में उतरकर अपने डैड को कॉल करता है। जैक उसे बताता है कि बाहर मत निकलना, जो भी मिले उसे जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करना क्योंकि बाहर निकलते ही सब कुछ जम जाएगा। सैम काफ़ी घबरा जाता है। जैक उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। लाइब्रेरी में सब कपड़े जुटाने लगते हैं और खाने पीने की चीज़ें ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। देखते हैं तो एक बड़ा जहाज बहकर वहाँ पहुँच चुका था। डीसी के अंदर जैक प्रेसिडेंट से मिलता है और सब कुछ समझाता है। वो बताता है कि उत्तरी इलाकों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाली कर दिया जाए, वरना भारी मात्रा में लोग मारे जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट इस पर आपत्ति जताता है तो जैक बताता है कि जितने लोगों को बचाया जा सकता है बचा लीजिए, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। प्रेसिडेंट उसकी बात मानता है और शहरों को खाली करने का आदेश देता है। लाइब्रेरी में मौजूद लोग बाहर देखते हैं कि लोग जमी हुई बर्फ पर चलकर वहां से निकल रहे हैं। ये देख लाइब्रेरी के लोग भी वहां से जाने लगते हैं। सैम उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर एक बड़ी मात्रा के लोग लाइब्रेरी से निकल जाते हैं। जैक अपने 2 दोस्त फ्रैंक और जैसन के साथ सैम को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इन सबको मौसम में बदलाव के बारे में पूरी जानकारी थी और काफ़ी बार ये एक्सट्रीम कंडीशन में काम कर चुके थे। सैम और उसके दोस्त लाइब्रेरी में कुछ खाने पीने के लिए ढूंढते हैं और उन्हें वहाँ कुछ चिप्स मिलते हैं। वो सब चिमनी में जलाने के लिए किताबें भी इकट्ठा कर लेते हैं ताकि खुद को गर्म रख सके। भारी बर्फबारी में जैक की गाड़ी कहीं टकरा जाती है।
अब उन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना था। तीनों गर्म कपड़े पहनकर निकल पड़ते हैं। काफी देर चलने के बाद जब वो किसी जमी हुई बिल्डिंग के ऊपर से गुजरते हैं तो बिल्डिंग का ग्लास टूट जाता है और फ्रैंक बिल्डिंग के अंदर लटक जाता है। दोनों दोस्त उसे वापस ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं पर ज्यादा वजन होने के कारण ग्लास टूटने लगता है। ये देख फ्रैंक अपनी रस्सी काट देता है। दूसरी तरफ लोरा को अचानक बुखार होने लगता है। जब सैम देखता है तो पता चलता है कि उसके पैर में एक कट लगा हुआ है जिसका इन्फेक्शन खून में फैलने लगा है। वहां मौजूद एक औरत बताती है कि लोरा को पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाना होगा वरना इसकी जान जा सकती है। लोरा को बचाने के लिए सैम पास में मौजूद जहाज पर जाने का मन बनाता है ताकि उसमें से कुछ दवाइयां ला सके। ब्रायन और उसका एक दोस्त भी सैम के साथ जाते हैं। दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट के पास एक औरत आती है और बताती है कि प्रेसिडेंट नहीं रहे, उनकी भारी बर्फबारी के कारण जान जा चुकी है। जैक और जैसन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं पर अचानक जैसन बेहोश हो जाता है। सैम और उसके दोस्त जहाज के मेडिकल रूम में घुसकर दवाइयां लेते हैं और पास के किचन से कुछ खाने का सामान इकट्ठा करने लगते हैं। तभी वहां अचानक कुछ भेड़िए आ जाते हैं जो पास के एक जू से भाग आए थे। अचानक भेड़िए उन पर अटैक कर देते हैं पर तीनों बचते हुए खुद को एक रूम में लॉक कर लेते हैं। सैम अपनी जान खतरे में डालकर भेड़ियों को ध्यान भटकाता है और उन्हें लॉक कर देता है। सैम के एक दोस्त के पैर पर भेड़िए ने काट लिया था जिस कारण वो चल नहीं पा रहा था। अचानक वहां बवंडर आता है और सब कुछ जमने लगता है। दूसरी तरफ जैक जैसन को खींचकर अपने साथ घसीट रहा था। तभी वहां बवंडर आ जाता है। जैक जैसन को उठाकर एक घर में फेंकता है और खुद भी अंदर कूद जाता है। देखते ही देखते वहां सब कुछ जमने लगा पर जैक जैसे तैसे करके जैसन और खुद को बचा लेता है। सैम और ब्रायन भी जैसे तैसे उसे लाइब्रेरी तक लाते हैं और रूम को लॉक कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जैसन उठता है तो देखता है कि उसके पास सब कुछ जम चुका था। जैक फिर से अपने मिशन को स्टार्ट करता है। जैसन उसे बाहर मौजूद खतरों के बारे में बताता है पर जैक कहाँ रुकने वाला था। काफी हफ्तों की तबाही के बाद स्पेस स्टेशन में मौसम के बदलाव को देखा गया। यूरोप में धीरे धीरे मौसम सही होने लगा था। जैक सुबह अपने टेंट से निकलता है तो देखता है कि मौसम बदल रहा है और धूप निकल चुकी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से निकलते हुए जैक आगे बढ़ता है और मैनहट्टन में लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है जहां लाइब्रेरी पूरी तरह से बर्फ में ढक चुकी थी। काफी उम्मीदों के साथ जैसन लाइब्रेरी के अंदर जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद जैक को वो रूम मिल जाता है। अंदर जाकर देखता है तो सैम जिंदा था। वहां जलती हुई आग ने उन लोगों की जिंदगी बचा ली। बाप और बेटे लंबे इंतजार के बाद एक दूसरे से मिलते हैं और गले लग जाते हैं। दूसरी तरफ नए प्रेसिडेंट को खबर मिलती है कि न्यूयॉर्क में कुछ लोग जिंदा हैं। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और उनके बचाव के लिए आदेश देते हैं। कुछ हेलीकॉप्टर मैनहट्टन पहुंचते हैं और उन सबको रेस्क्यू करते हैं। प्रकृति के साथ ज़्यादा खिलवाड़ हमेशा हमारे लिए आपदा का कारण बना है। प्रकृति हमें सब कुछ दे सकती है तो अगले पल छीन भी सकती है। तो हमारे नेचर का सम्मान करें और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें मूविक्स हिंदी। धन्यवाद।